डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जारी है। हमारा जो पीएमसी का सिलेबस है, पीएमसी के सिलेबस में हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड और आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। फाजान रूल पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, बाकी भी हमने इस पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड यानी जो आपके पास को का मतलब होता है शेयरिंग, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयर से, यानी को का मतलब क्या होता है? को मींस आपके पास शेयरिंग, शेयरिंग होगा, ठीक है, शेयरिंग होगा। और वैलेंट का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कुछ एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी इससे बोला जाता है, ठीक है जी। चलो डिस्कशन करते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है। किसके दरमियान पाया जाता है? ये पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल एक एटम ए है और दूसरा भी एटम ये ए है, दोनों नॉन मेटल भी है और दोनों सिमिलर भी है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर ये एटम डिफरेंट हो, ए है और साथ में क्या है? बी है, यानी यहां पर दो एटम तो डिफरेंट है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। न किससे कम होना चाहिए? 1.7 से कम होना चाहिए। ये स्मॉल एंड बिग का साइन पता नहीं कैसे लिख रहा हूं, लेकिन क्या होना चाहिए? 1.7 से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। और जब 1.7 से कम होगा डियर स्टूडेंट्स तो तब आपके पास क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा के लिए नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। अगर दो नॉन मेटल सिमिलर एटम है, पॉइंट्स नोट कीजिएगा, अगर सिमिलर एटम्स है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर वो सिमिलर ना हो, वो डिफरेंट टाइप के हो, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.7 से कम होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से लेस है, कम है, तो इट मींस कि यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, a covalent bond is formed by the equal sharing of electron between the two similar or different atoms। यानी यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो एक बॉन्ड आपके पास बनेगा, फॉर एग्जांपल यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहां पर दूसरा हाइड्रोजन है, यहां पर भी इसमें क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इनके दरमियान वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ये इक्वली शेयर होंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग हुआ है, यहां जो इलेक्ट्रॉन बने हैं ये अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये पेयर के फॉर्म में मौजूद है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इक्वली शेयर हैं बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये इक्वली शेयर हैं, ठीक है। तो इसके इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये के इसके आपके पास दो टाइप से, नंबर फर्स्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी को पहले डिस्कस कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। पोलैरिटी के बेस पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट आपके पास है वो है आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या है आपके पास? जरा सा अपने साथ नोट कीजिएगा, वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टाइप है ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो है वो है आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी।
तो आपके पास दो तरह के हो गए, एक हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब दो सिमिलर एटम, बात को गौर से सुनना है, याद रखिए दो सिमिलर एटम हैं, सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स, इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इनके दरमियान क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो दो सिमिलर एटम के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हमेशा के लिए सिमिलर एटम के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, नॉन पोलर होगा, वो हमेशा के लिए क्या होगा, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, H2 है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना हक हिस्सा हाइड्रोजन का है उसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, यानी इसी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है। सही है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन है। ये जो दो नॉन मेटल हैं ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड हमेशा के लिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिमिलर एटम्स हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? तो नो, ये पॉइंट अपने साथ नोट कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके पास, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उससे भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें मीथेन, CH4। CH4 में जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड भी आपके पास क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। किस तरह से ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो ये इस तरह से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है कि यहां पर एक पॉइंट आपने नोट करना है, अगर दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक था, यानी इसका जो डिफरेंस था वो 0 से लेकर 0.4 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमेशा के लिए नॉन पोलर कोवेलेंट बनेगा। तो मैं आपको यहां कैलकुलेट करके देता हूं। देखो आप ले लो कार्बन को, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। सिमिलरली आप ले लें हाइड्रोजन को और इनको माइनस करें, इनका डिफरेंस निकालें तो हाइड्रोजन की है 2.1। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो डिफरेंस आता है, दोनों का डिफरेंस आता है 0.4। तो क्या दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 आता है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 आता है तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके दरमियान जो शेयरिंग हो चुका है, इनके दरमियान ये जो दो एटम्स हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका है, क्या वो शेयरिंग जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है? डिस्कस करते हैं। और दूसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तो बात हो गई कि या बनेगा सिमिलर एटम्स के दरमियान, या अगर वो सिमिलर ना हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास 0 से लेकर 0.4 तक होना चाहिए। तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास इस तरह से बनता है। चलो जी, उस पर अभी हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि वो बॉन्ड आपके पास कैसे बनेगा। नॉन पोलर बॉन्ड पर डिस्कशन हो चुका है, तो अगर आपसे ना पूछा जाए कि ये बॉन्ड पोलर कोवेलेंट है या नॉन पोलर कोवेलेंट है तो आप इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट विद अ न्यू टॉपिक, और वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा इस पे डिस्कशन करते हैं, तो फिर आगे हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड पे मैंने डिस्कशन किया है। प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, इन पर भी इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करूंगा, उनके प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो बात में बता देते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा डियर स्टूडेंट्स? ये बनेगा डिफरेंट एटम के दरमियान। सबसे पहला आपके पास ये पॉइंट है कि ये किसके दरमियान बनेगा, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और डिफरेंट एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा और कहां तक होना चाहिए, 1.7
1.7 तक होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? 1.7 तक होना चाहिए, ठीक है। यानी 0.4 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। और कहां तक होगा? 1.7 तक। अगर 1.7 तक है तो ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है जी। चलो इसमें थोड़ा सा बात कर देते हैं और एक दो एग्जांपल इसमें डिस्कस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां आप नोट कर सकते हैं कि इट शुड बी फाउंड बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स एंड the electronegativity difference should be from more than 0.4 up to the 1.7 होगा, ठीक है। ये इससे क्यों होता है? इससे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? एग्जांपल में हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं HCl। देखो, अगर आप HCl को देखें ना, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप गूगल कर सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से। तो इस तरह से होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपनी तरफ टिल्ट करता है। टिल्ट मतलब झुका लेता है, जिस तरह के मैंने आपके सामने ऐसे यहां बना लिया है। तो अगर आप इनको देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा है? क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। तो जब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। जिस तरह के आपके साथ H2O है, ऑक्सीजन में भी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस तरह के आपके पास HF है, यहाँ पर भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन सब में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्टिल टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी वजह से पोलरिटी आती है, इसी वजह से दो पोल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात नोट करने की है और वो डिस्कशन हमारा एंट्री टेस्ट का डिस्कशन होगा। यानी हमारे पास क्या है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास पोलर बॉन्ड, एक बॉन्ड पोलर होता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड जिस तरह के आपको अभी बताया गया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और पोलर बॉन्ड के अलावा एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। एक क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। यानी एक होता है पोलर बॉन्ड और दूसरा होता है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल। यानी पोलर बॉन्ड आप और पोलर मॉलिक्यूल, क्या ये जरूरी है कि आपके पास एक बॉन्ड जो है वो पोलर है तो क्या वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा? नो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो यहां पर आप देखें CH4 और यहां पर है HF। स्टूडेंट, CH4 में क्या बॉन्ड जो है वो पोलर है? तो आपने अगर CH4 के बॉन्ड को देखना है तो बॉन्ड यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं, ठीक है जी। तो आपने इनको देखना है। तो इस तरह से है कि ये बॉन्ड तो पोलर नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। अभी इस पर डिस्कशन हो चुका है। तो अगर आपके पास ये बॉन्ड पोलर नहीं है तो क्या ये मॉलिक्यूल भी पोलर है? नो। तो CH4 में न बॉन्ड पोलर है न मॉलिक्यूल पोलर है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें HF में, अगर आप देखें तो HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा है। इट मींस यहां बॉन्ड भी पोलर है और यहां पर ये मॉलिक्यूल भी क्या है? पोलर है। यानी यहां दोनों कंडीशंस, बॉन्ड भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी पोलर है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है CCl4। क्या यहां पर बॉन्ड पोलर है? तो बॉन्ड किसके दरमियान है? बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के दरमियान है। हां, यहां पर बॉन्ड पोलर है क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज्यादा है। इट मींस यहां पे बॉन्ड पोलर है। यहां पे बॉन्ड क्या है? पोलर है, यानी 0.4 से ज्यादा है। तो बॉन्ड तो पोलर हो गया। तो क्या ये मॉलिक्यूल जो है CH4, क्या ये भी पोलर है? तो इसको मालूम करने के लिए याद रखिएगा यहां आपने पॉइंट अपने साथ नोट्स में नोट करने हैं कि बॉन्ड की पोलरिटी मालूम करने के लिए आप बॉन्ड मूवमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं आप? बॉन्ड मूवमेंट। यानी आप बॉन्ड मूवमेंट देखते हैं जब आप क्या मालूम करते हैं? बॉन्ड मूवमेंट आप देखते हैं जब आप मालूम करते हैं, जब आप क्या मालूम करते हैं? बॉन्ड की पोलरिटी। या मैं आसान बात बता देता हूं, जब आप बॉन्ड की पोलरिटी मालूम करते हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं। लेकिन जब आप मॉलिक्यूल की पोलरिटी मालूम करते हैं, जो कि यहां पर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो आप किस चीज को देखते हैं? आप डायपोल मूवमेंट को देखते हैं, जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। याद रखिएगा, द पोलरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड विद म्यू। अगर म्यू की वैल्यू 0 के बराबर है तो इट मींस कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। यानी अगर डायपोल मोमेंट पढ़ाया है आपको, अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो याद रखिए, ये शर्त नहीं है,
शायद यहाँ पर दोनों नॉन पोलर हो, और अगर बॉन्ड पोलर है, देखो CH4 में बॉन्ड पोलर है, लेकिन क्या मॉलिक्यूल भी फिर पोलर होगा? नो। मॉलिक्यूल की पोलरिटी मालूम करने के लिए हमें डायपोल मोमेंट देखना है। अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो वो बॉन्ड क्या होगा? वो बॉन्ड आपके पास डियर स्टूडेंट्स वो मॉलिक्यूल, बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल आपके पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 है। हाँ, यहाँ बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की पोलरिटी बॉन्ड मोमेंट बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताता है, लेकिन मॉलिक्यूल की पोलरिटी आपको डायपोल मोमेंट बताता है। अपने साथ नोट करें। ठीक है, सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लें, आप BF3 का एग्जांपल ले लें। BF3 में मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, जबकि बॉन्ड पोलर है। ये चीजें अपने साथ नोट कीजिएगा। सो बॉन्ड की पोलरिटी जरूरी नहीं है एक मॉलिक्यूल की पोलरिटी के लिए, बॉन्ड की पोलरिटी जरूरी नहीं है। नोट कीजिएगा, अगर आपके पास पोलर बॉन्ड है, तो ये लाजिम नहीं है कि मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। नो, मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। मॉलिक्यूल की पोलरिटी को कौन डिसाइड करेगा? मॉलिक्यूल की पोलरिटी को म्यू डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे ये डिस्कशन हो चुका है। इसको प्लीज अपने साथ नोट कीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद है टाइप्स, थोड़े से और टाइप्स हम इसका डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड के जो 3 टाइप्स हैं, एक आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डियर स्टूडेंट, सही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, इस तरह से आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस तरह से आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स वो क्या है? 3 है। यानी 2 एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन भी दूसरे नाइट्रोजन या दूसरे कार्बन या किसी भी और एटम के साथ, यानी 2 एटम के दरमियान जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? वो 3 हो सकते हैं। तो ये भी आपने अपने साथ नोट करना है। और अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे डिस्कशन करते हैं कि कोवेलेंट जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, जितना भी मैंने डिस्कशन किया वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। ये थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो कम हो चुका है, लेकिन चलो मैं पढ़ा देता हूँ। इफ़ एटम्स are same or their electronegativity is same, the covalent bond between them is non-polar. For example, ये जो हैलोजेंस हैं, ये जो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बने हैं वो क्या है? नॉन पोलर है। इफ द एटम्स आर डिफरेंट, अगर एटम डिफरेंट हो एंड हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन देम इज पोलर। फॉर एग्जांपल, आपके पास H2O है, आपके पास HX है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर partial negative, either partial negative. Here, number of the electron shared or covalent bond represent the covalency. यानी यहाँ पर H की कोवेलेंसी 1 है और हेलोजन की कोवेलेंसी 1 है। मतलब जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उतना उसकी कोवेलेंसी होती है। इस पर मैंने एक और जगह पर भी डिस्कशन किया है, तो आपको कोवेलेंसी का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। वन एटम कैन नेदर शेयर अ मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। यानी एक एटम अगर किसी भी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो तो वो 3 कर सकता है, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं करेगा। और ये मैंने आयनिक बॉन्ड में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हेटेरो लंडन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए से हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। पॉलीस्ट्रॉट्स ओवरलैपिंग थ्योरी एंड होन्स मोलिकन थ्योरी, इस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अच्छा, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटेरो एंड लंडन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द 2 हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन विद ईच अदर। यानी इसका स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये पॉइंट आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट करने हैं, बाकी मैंने
सारा डिस्कशन किया है, ये कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, ड्यू टू द ओवरलैपिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस, यानी आपके पास ये एक हाइड्रोजन में है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या आता है? स्टेबिलिटी आता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस। और जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज होता है तो इसी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विद द मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड ग्रेटर डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी नोन एज बॉन्ड लेंथ। अच्छा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में हम अक्सर बॉन्ड लेंथ को भी डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? देखो, दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ को तब नापा जाता है जब ये ओवरलैपिंग क्या हो? मैक्सिमम हो, आई मीन जब स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास हो गया डिस्कशन। फीचर्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी अब मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ आ चुका हूं। एक दो पॉइंट आपने अपने साथ नोट करने प्लीज। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, याद रखिए प्लीज, एंट्री टेस्ट का है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल इन नेचर होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्शनल इन नेचर है। क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर है। और जो बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है वो रिजिड होता है, नोट करो, वो रिजिड होता है। और जो बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है वो आइसोमेरिज्म रखता है, नोट करो प्लीज, वो आइसोमेरिज्म रखता है। याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड में कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। प्लीज इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट करो। आयनिक बॉन्ड में कोई आइसोमेरिज्म, आयनिक कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर है तो इसमें स्पेस आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? स्पेस आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिर आयनिक बॉन्ड में क्या पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड में पॉलीमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। नोट करो, आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में पॉलीमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म पाया जाएगा। ठीक है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में आपके पास क्या पाया जाएगा? आपके पास आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने साथ नोट करें। ठीक, चलो फिर और पढ़ते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली अकर इन अ लिक्विड और गैसियस स्टेट, बट if the molecular weight of the compound is high, they may occur in a solid state also. For example, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास मॉलिकुलर वेट अगर आप ज़्यादा कर लें, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है और यहाँ पर ये इसका मॉलिकुलर शुगर का मॉलिकुलर वेट और भी ज़्यादा है, तो जितना मॉलिकुलर वेट इंक्रीज़ होता है तो ये लेस सॉलिड है, ये मोर सॉलिड है। यानी मॉलिकुलर वेट जितना इंक्रीज़ होता है उतने वन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, जितने वन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होते हैं उतनी फिजिकल स्टेट भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली ये कौन से फॉर्म में होंगे? लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इन कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। दिस इज नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नॉन पोलर है, ये कोवेलेंट है, ये नॉन पोलर है। तो ये क्या ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है? वाटर तो पोलर है, वाटर तो पोलर कोवेलेंट है, तो क्या ये वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल है? नो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर एग्जांपल आप ले लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपके पास ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये इसके अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर। अल्कोहल और अमोनिया जो है ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो ये तो पोलर हो गया, अल्कोहल भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है। और हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में आते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, लेकिन कौन सा है? पोलर वाला है। अब पोलर वाले जो हैं वो पोलर में सॉल्युबल हैं जिस तरह के वाटर में, जबकि नॉन पोलर जो है वो भी नॉन पोलर में सॉल्युबल हैं जिस तरह के यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स से आपने पॉइंट्स अपने साथ नोट करने, अक्सर इन पॉइंट से भी एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, जोड़ के इनको भी रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू देन दोज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। दिस इज बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक वन डर वाल्स फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वीक वन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ये KOH है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर HX है, ये हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड जो है ये आपके पास हैलोजन
एसिड, इसमें आपके पास मौजूद है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें आपके पास क्या मौजूद है? इसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, जबकि यहाँ आयनिक बॉन्ड मौजूद है। तो देखो, जब दूसरा KOH आएगा ना, जब तीसरा KOH आएगा, जब चौथा KOH आएगा, तो इन सब के दरमियान आयनिक फोर्स, और आयनिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। हमने आपको बताया है, ये एक पॉइंट और अपने साथ नोट करें कि आयनिक बॉन्ड, ये उस दिन भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रांगर होता है किस चीज़ से? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो आयनिक इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है, तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो एक HX है और दूसरा HX है, तो इनके दरमियान सिर्फ HF के अलावा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी सब में वीक वंडरवाल फोर्सेस, यानी कहीं पर डायपोल फोर्स होगा, तो कहीं पर पोलर यानी डायपोल फोर्सेस होगा, कहीं पर इंड्यूस डायपोल होगा, कहीं पर आपके पास वीक वंडरवाल फोर्सेस यानी आपके पास सिंपल वीक वंडरवाल फोर्सेस जो कि काफ़ी वीक होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब आप डिसाइड करें कि क्या HX को अलग करना आसान है जिसमें वीक बॉन्ड है, या यहाँ पर स्ट्रांग बॉन्ड है इनको अलग करना आसान है, तो जिसमें वीक बॉन्ड होता है उनको अलग करना आसान होता है। तो इसी वजह से याद रखिए ये MCQs अपने साथ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी इसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से मेरा मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आपके पास इंट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा आपके पास इंट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा? उतना ही ज़्यादा आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिमिलरली जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है उतना ही आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी उतना ही आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल नीचे आ जाएं, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज़रा सा आप देखें, स्टूडेंट यहाँ ज़रा सा आप देखें, आपने हेलोजन एसिड को यहाँ देखना है। हेलोजन एसिड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल HF, फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल HBr, फॉर एग्जाम्पल HI, ये सब के सब हेलोजन एसिड्स हैं, ये सब के सब हेलोजन एसिड है। अब हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इस हेलोजन एसिड में सब में हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है, और आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आयोडीन है। तो आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा है जबकि फ्लोरीन का मास सबसे कम है, ठीक। तो मास को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट HI का होना चाहिए। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा जाए, नोट करो यहां पर इस हेलोजन एसिड सिर्फ HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। सिर्फ किस चीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है? सिर्फ HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। यानी यहां पर दो चीजें हैं स्टूडेंट, HCl में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HBr में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HI में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर वेट, तो आप लोग कहेंगे सर HI का तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक HI टॉप पे होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुताबिक HF टॉप पे होना चाहिए। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट है, मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट डोमिनेंट है ओवर द मॉलिक्यूलर मास, ओवर द मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट। अपने साथ नोट करें, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है वो जीत जाता है, किससे जीत जाता है? वो मॉलिक्यूलर वेट के इफेक्ट से जीत जाता है। इट मींस कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि HI का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, यानी HF जीतेगा बॉइलिंग पॉइंट के केस में। तो यहां पर HF का बॉइलिंग पॉइंट, प्लीज ये MCQs अपने साथ नोट करें, ये MCQs अपने साथ नोट करें प्लीज। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर HI का होगा, फिर उसके बाद HBr, और सबसे कम जो है वो किसका होगा? HCl का होगा, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर वेट कम है। आप लोग कहेंगे सर HF का मॉलिक्यूलर वेट कम है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स हैं ना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इनके बुनियाद पर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, और दूसरा उसके मॉलिक्यूलर वेट पर भी देखा जाता है। तो अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर एलिमिनेट किया जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर ना हो तो फिर तो आप मॉलिक्यूलर वेट पर सिंपल डिसाइड करें। यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर हम HF को
निकालें ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को निकालें तो सबसे ज़्यादा HI का मॉलिक्यूलर वेट है, फिर HBr का है, फिर HCl का है। तो इस मॉलिक्यूलर वेट के बुनियाद पर आप MCQs करें। लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर किस में इन्वॉल्व होगा, वो अमोनिया में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में इन्वॉल्व होगा, OH2O में इन्वॉल्व होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में इन्वॉल्व होगा, HF में इन्वॉल्व होगा। तो इन तीनों पर आपने जरा सा गौर करना है और इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में से सबसे टॉप पे होगा। सबसे किस चीज पे होगा, टॉप पे होगा, ठीक है। तो ये आप अपने साथ नोट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं उनमें या हाइड्रोजन बॉन्डिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में से कोई नहीं था तो फिर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एलिमिनेट करें और सिंपल मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर डिसाइड करें, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके पास ये वाला डिस्कशन। इसके बाद है ठीक है जी, यहाँ ज़रा सा आप देखें, इसको ज़रा सा आप देखें, मैंने लिखा है कि इसका ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट हुआ है एज द मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीजेस, मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर ये अरेंजमेंट हुआ है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन आपके साथ यहाँ तक हो चुका है। अगला जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आइंस, बट ग्रेफाइट, नोट करें, इज अ कंडक्टर एज ग्रेफाइट हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन द हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये चीज़ अपने साथ ज़रा सा नोट कीजिएगा कि जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें आयंस नहीं होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो नॉन कंडक्टर होते हैं। एक केस है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को अपने साथ प्लीज़ नोट करें। ग्रेफाइट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। आपके पास बकी बॉल्स हैं, आपके पास ग्रेफाइट हैं और आपके पास डायमंड है। तो इनमें ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर हम आपको ये सेकंड ईयर में बता देते हैं। यहाँ पर जस्ट आप इतना अपने साथ नोट करें कि कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर, लेकिन इसमें ग्रेफाइट का जो केस है वो कंडक्टर है क्योंकि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है। किस चीज़ का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट का। अगर आप नहीं मानते हैं, आज जाएं घर में पेंसिल उठाएं, पेंसिल के एक हेड पर ग्रेफाइट पर आप बिजली का तार लगाएं और दूसरे हेड पर आप अपना हाथ लगाइएगा तो महसूस हो जाएगा कि क्या ग्रेफाइट कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। बाकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन के वो नॉन कंडक्टर हैं और वो कोवेलेंट इन नेचर है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ये भी मैंने आपको बताया है। एंड दीज कंपाउंड शो द स्पेस आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड स्पेस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। प्लीज़ ये पॉइंट्स अपने साथ नोट कीजिएगा, ये मैंने आपको ये बातें बताई हैं और इस पर डिस्कशन हो चुका है। व्हेन केटाइन एंड एनाइन आर क्लोज टू ईच अदर द शेप ऑफ एनाइन इज डिस्टॉर्ट बाय द केटाइन एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ड्यू टू दिस कोवेलेंट नेचर डेवलप्स इन आयनिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट इस पर मैं बात नहीं करता हूँ। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट नेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर। ये हमारे ऐप के अंदर भी फाजान रूल जो है उसकी वीडियो मौजूद है, जबकि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये मौजूद है। तो आप ये वाला जो फैक्टर है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, ये आपने कहाँ से देखना है, ये आपने फाजान रूल हमारे ऐप के अंदर भी है और हमारे चैनल पर भी मौजूद है फाजान रूल, ठीक है। बस टाइप करें फाजान रूल्स बाय ज़ीशान अली तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बार आर सेमी पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। चलो मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख लेता हूँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्टूडेंट ये आपके पास नया टाइप है, यानी पीएमसी के सिलेबस में ये भी मौजूद है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पीएमसी के सिलेबस में मौजूद है। स्टूडेंट इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, इसको डेटिव बॉन्ड भी हम बोलते हैं। ये डेटिव का जो टर्म्स है ये ट्रांजिशन मेटल से आया है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सिस से आया है। किस चीज से आया है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सिस में ये वर्ड यूज होता है डेटिव बॉन्ड। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सिस में काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको मैं यहाँ आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस चीज़ों पर आके डिस्कशन करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस तरह से है कि ये आपके पास अमोनिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया। अब अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका रिएक्शन मैंने किसी भी एसिड के साथ करवाया, मैंने इसका रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ, यानी यहाँ पर मैंने इसका रिएक्शन H+ के साथ करवाया। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ को देगा। इस रिजल्ट क्या बनेगा, इस रिजल्ट ऐसे बनेगा कि देखो हाइड्रोजन अपना बांड अपनी जगह, ये बांड अपनी जगह, ये बांड अपनी जगह, यानी 3 हाइड्रोजन तो अपने थे, वो तो अपनी जगह पर है। और यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक नया बांड बन जाएगा, और नया बांड जो बनेगा वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बनेगा, और इसको आप हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ ये जो बांड बना है, क्या इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या इसमें हाइड्रोजन का कोई बांड इन्वॉल्व है? नो, हाइड्रोजन का कोई भी बांड इन्वॉल्व नहीं है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। इस तरह के कोवेलेंट बांड को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। याद रखिएगा, वंस अ कोवेलेंट बांड इज फॉर्म्ड देन इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। एक मर्तबा आपके पास कोवेलेंट बांड बन गया तो एक्ट करेगा एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। इसी वजह से हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। ठीक है, अच्छा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड इज अ special type of bond which is formed by the donation of electron pair from a donor. For example, आपके पास ये जो अमोनिया है, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है to receiver, that is it involves partial transfer or unequal sharing of electron and this is donated as the तीर। और ये आपके पास क्या होता है, फ्रॉम डोनर टू द रिसीवर होता है ये साइन, यानी टेल जो है वो डोनर की तरफ होता है और रिसीवर की तरफ इसका हेड होता है। और इसमें शेयरिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये इलेक्ट्रॉन देगा बी को, तो बी जो है वो रिसीवर हो जाएगा, ए जो है वो डोनर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है। अब यहाँ से जो आपसे MCQs वगैरह पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने सुना है लिवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसको आप ज़रा सा लिवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लिवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे यहाँ MCQs आते हैं, एसिड एंड बेस। सही है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर भी है। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो एसिड और बेस में बनता है, लिवियस एसिड और बेस में बनता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बेस बोलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लिवियस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनर आर एसिड्स। तो और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है उसको आप लिवियस एसिड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द लिवियस कंसेप्ट। स्टूडेंट ये जो आपके पास ये जो स्पीशी बना है, इस स्पीशी का नाम है अमोनियम आयन। इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। इसको नोट कीजिएगा, इस स्पीशी का नाम क्या है, इस स्पीशी का नाम है अमोनियम आयन। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, अच्छा जी, तो जब नाइट्रोजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? यस होगी। तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, लेकिन प्लस चार्ज हम यहाँ नहीं लिखते हैं, प्लस चार्ज हम ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये भी लिखना भी अपने साथ आप क्या करें, अपने साथ सीख लें। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक और ऐसे लेते हैं कि ये हमारे पास वाटर है, वाटर में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को पता है। तो वाटर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, H+ है, यहाँ H+ है। तो ये जो वाटर है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एज ए रिजल्ट H3O+ बन जाता है, यानी ऊपर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं और इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, इसको अमोनियम आयन बोला जाता है। IMU पे जो इंड होता है उस पे क्या होता है, प्लस चार्ज, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन। और ये जो प्लस है ये आपने ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी ब्रैकेट में यहाँ ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर लिखना है। ठीक है, चलो 2-3 और भी एग्जांपल आपको बता देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको 1-2 और एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा सा देखें, देखो ये कौन है, ये है आपके पास अल्कोहल है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपके पास वाटर। मैं यहाँ पर एक डिफरेंस आपको करवाने जा रहा हूँ, फिर इसको
यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक ये हमारे हो जाएंगे। 2-3 और भी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा और इसका भी हाइड्रोजन यानी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ से अपना लोन पेयर देगा और ये भी यहाँ से अपना लोन पेयर देगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपने पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं लिखना है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर लिखना है। लेकिन यहाँ इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपने पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिखना है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आपने लिखना है। यानी ये जहां जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा जाएगा। वो किस तरह से आप लिखते हैं, H3O पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। लेकिन यहां क्या बनेगा, यहां ऑक्सोनियम आयन बनेगा। नोट करो यहां क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। तो आपके माइंड में आएगा कि सर यहां पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिखते हैं, यहां सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर क्यों लिखते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहां पर जरा सा आप गौर करें कि यहां पर जो ऑक्सीजन है ये सराउंडेड है 3 सेम एटम के साथ सराउंडेड है, जबकि यहां पर जो है 1-2 तो हाइड्रोजन है लेकिन एक R ग्रुप है, यानी सेम एटम पे सराउंडिंग नहीं है। तो फिर आपने पॉजिटिव चार्ज वहां जाके लिखना है, यानी कहां जाके लिखना है, ऑक्सीजन के ऊपर जाके लिखना है। हाँ, अगर उसके सराउंडिंग एटम सेम हो तो आप पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ और भी कंपाउंड है और लास्ट डेज में NTS का एक टेस्ट हुआ था, उसमें भी आपसे पूछा गया था कि ये जो NO2 है क्या इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है कि नहीं होता है? यस, इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। आप इसका स्ट्रक्चर गूगल कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास HNO3 जो है इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। सिमिलरली HClO3 में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। सिमिलरली आपके पास HClO2 में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। सिमिलरली आपके पास HClO4 यानी क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं इनमें क्या मौजूद होता है, इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। एक और चीज अपने साथ नोट करें स्टूडेंट, ये जो HCl यानी AlCl3 जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपके पास मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है या डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है? तो याद रखो ये इस तरह से पाया जाता है Al2Cl6, यानी ये मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं, ये डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। और ये डायमेरिक फॉर्म में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसका स्ट्रक्चर गूगल कीजिएगा, आप ऐसे करो, आप गूगल अंकल में दीजिएगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द Al2Cl6, यानी इसको डायमेरिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो डायमेरिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर आप देखें तो उसमें ए बॉन्ड ऐसे होंगे कि इसको हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए होंगे, और वो कौन से होंगे? वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है जी, तो ये था डिस्कशन ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको आप यहाँ पर जस्ट रीड कीजिएगा स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ, फिर थैंक यू कहते हैं। यहाँ जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आप ज़रा सा गौर करें, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इसमें भी क्या मौजूद होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किस चीज़ को देता है? कार्बन को देता है। स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर और भी गौर करें, इसका डायपोल मोमेंट होता है वो 0 पॉइंट समथिंग होता है। यहाँ मैं इसको क्लियर नहीं हूँ कि मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है, लेकिन यानी मतलब इसका डायपोल मोमेंट होता है, यानी ये थोड़ा सा पोलर होता है, लिटिल बिट। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो यहाँ ऑक्सीजन पे होता है प्लस चार्ज, सही है, और कार्बन पे होता है माइनस चार्ज, यानी यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो मेरा सवाल ये है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में मत पढ़ो, मेरा सवाल यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे माइनस चार्ज क्यों है, इस पे प्लस चार्ज क्यों है? इस पे तो माइनस होना चाहिए। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है उस पर तो प्लस चार्ज आता है, लेकिन यहाँ इस पर माइनस चार्ज क्यों है? यहाँ इस पर माइनस चार्ज इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से कार्बन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव, जबकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस अभी तक इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह ये चैप्टर हमने आपके लिए कंप्लीट किया है, अगले चैप्टर आपके लिए अपलोड करेंगे।
कीप विजिटिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।